ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 5, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे के आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। वो स्या किंगयू को गले लगाता है और दोनों उस ट्विस्टेड स्पेस में गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक ठंडी फ्रेश हवा, फूलों की सुगंध और मिट्टी की खुशबू उनके नाक को महसूस होती है। जब युनचे आंखें खोलता है तो वो डार्क ग्रीन घास, एक छोटी सी नदी और अलग अलग साइज के पेड़ देखता है। वो एक गहरी सांस लेता है और स्या किंगयू को आराम से नीचे लिटा देता है। युनचे तुरंत अपनी स्मॉल ड्यू ड्रॉप पिल निकालकर उसके मुंह में डालता है, अपने हाथ से उसके दिल के ऊपर प्रेशर डालता है और अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ से उसके शरीर की ठंडी हवा को धीरे धीरे शरीर से बाहर निकालता है। तभी एक लड़की की घबराहट भरी चीख सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। अब युनचे स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के पहले लेवल पर था, इसलिए उसका विजन रेंज भी ज्यादा था। वो देखता है एक छोटी लड़की पीले कपड़ों में उसकी तरफ भाग रही है। उसका शरीर छोटा और नाजुक है, लगभग 10 साल की लग रही थी, पर उसके स्टेप्स फास्ट हैं, मतलब उसने प्रोफाउंड स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग ले रखी है। उसके पीछे 3 काले कपड़े पहने आदमी आराम से उसका पीछा कर रहे हैं, हंसकर कहते हैं, हा हा हा, भाग लो जितना भाग सकती हो, देखते हैं कितनी देर में तुम्हारी ताकत खत्म होती है। युनचे अपना ध्यान वापस स्या किंगयू पर लगाता है। यह जगह उसके लिए अनजान है और वो दूसरों के मामले में पढ़ना नहीं चाहता। पर तभी धड़ाम की आवाज के साथ वो लड़की जमीन पर गिर जाती है। वो 3 आदमी उसके पास पहुंचकर बीच वाला आदमी हाथ बढ़ाता है और जोर से हंसता है, सुलिंगर, फिर भाग के दिखा, हा 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 हा। युनचे की आंखें एकदम से फट जाती हैं, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। अब आगे जैसे ही सुलिंगर नाम युनचे के कानों में गूंजता है, सीपल उसका दिल जोर से कांप उठता है। एक लड़की का चेहरा, उसकी शक्ल, उसकी मुस्कान उसके दिमाग में उभर आती है। सुलिंगर, वो लड़की जो उसका सबसे गहरा दर्द थी, जो सबसे ज्यादा उसके लिए मायने रखती थी, जो सबसे बड़ा रिग्रेट बन गई थी उसकी जिंदगी का। उसके दिल में वो इतनी गहराई से बस गई थी कि निकालना नामुमकिन था। उसकी आंखें हमेशा उदास रहती थी, फिर भी वो चुपचाप उसका इंतजार करती रही, हर पल उसका ख्याल रखती रही, हर कोशिश करती रही सिर्फ उसके लिए। लेकिन जब तक उसकी सांसें रुकी तब तक भी वो युनचे के लौटने का इंतजार ही करती रही। युनचे जानता था कि सुलिंगर के साथ कोई खूनी रिवेंज जुड़ा था, पर फिर भी वो कभी उसका पास्ट नहीं जान पाया। उसने कभी बताया ही नहीं, और जब अपनी आखिरी सांस उसकी बाहों में ली तब भी नहीं बताया कि किसके हाथों वो मारी गई। शायद इसलिए क्योंकि वो उसके ऊपर और बदले का बोझ नहीं डालना चाहती थी। लेकिन असली वजह कुछ और थी, खुद युनचे। अगर उसने थोड़ा और केयर दिखाया होता, अगर उसने थोड़ा ज्यादा जानना चाहा होता, तो शायद वो पहले ही जान जाता उसके दुश्मन कौन थे। वो छोटा सा बाम्बू हाउस, वो नदी का छोटा सा झरना जिसमें पानी हमेशा साफ रहता था, और उस जगह पर रहने वाली वो लड़की बस उसी का इंतजार करती थी, बस उसी के लिए जीती थी। ये सब यादें उसके और सुलिंगर के दरमियान की थीं। उस लड़की ने सब कुछ दे दिया था युनचे के लिए, बिना किसी शिकायत, बिना किसी रिग्रेट के, दिल से। और युनचे ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, एक छोटा सा प्रॉमिस भी नहीं। जब उसने उसे आखिरी बार गले लगाया, उसका दिल इतना टूट गया था कि वो चीख चीख कर रो पड़ा, सिर पटक पटक के पत्थर पर मारता रहा। लेकिन उसका पछतावा कभी भी उसे वापस नहीं ला सका। जब भी सुलिंगर की यादें उसके दिमाग में लौट आती थीं, उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। उसने अपनी नजर घुमाई और देखा उस छोटी लड़की को जो जमीन पर गिर चुकी थी। उस लड़की का नाम भी सुलिंगर मेकलर था। वो बिल्कुल उसी नाम वाली लड़की जैसी थी जिसे युनचे खो चुका था। युनचे खड़ा हो जाता है। इस लड़की का नाम सुनते ही वो जानता था कि अब वो चुप नहीं रह सकता। सुलिंगर नाम ने उसके अंदर की सबसे कमजोर, सबसे नाजुक नर्व को छू दिया था। अगर उसके पास उसे रिपे करने का एक भी मौका हो, तो चाहे उसे अपनी आधी जिंदगी क्यों ना देनी पड़े, वो एक पल के लिए भी नहीं सोचता। जब एक काले कपड़े वाला आदमी ने उस छोटी लड़की के कपड़ों को पकड़ा, उसने तुरंत उसे हवा में उठा लिया और एक गंदा सा स्माइल देकर बोला, बड़ी जिद्दी बच्ची है ये, इतनी दूर भाग आई है। अब जब सु वंशन की बेटी हमारे हाथ में है तो देखते हैं वो बुढ़ा अब भी इतना जिद्दी रहता है या नहीं। छोटी लड़की चिल्लाती है, तुम सब बुरे लोग हो, पापा जरूर मुझे बचाएंगे और तुम सबको मार गिराएंगे। डर से भरी आंखों के बावजूद वो रो नहीं रही थी। अपने आंसुओं को रोक के उसने हिम्मत दिखाई।
वो स्ट्रगल करते हुए चीख रही थी। काले कपड़े वाला आदमी हंस के कहता है, हा 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 हा, अगर तुम्हारे पापा सच में आए तो मजा आ जाएगा। मुझे देखना चाहता हूं कि वो सुवंशन। लेकिन उसके शब्द पूरे होने से पहले अचानक से एक तेज तूफानी हवा पीछे से आती है। ये तीनों काले कपड़े वाले लोग स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के मिड लेवल तक के थे। युनचे के लिए कोई खास खतरा नहीं थे, लेकिन लड़की को प्रोटेक्ट करना उसका पहला मकसद था। इसलिए वो चुपचाप उनके पास आया और जैसे ही डिस्टेंस सही लगा, बिना किसी वार्निंग के अपना पावर अनलीश किया। जैसे बाज अपना शिकार पकड़ने के लिए सीधा नीचे गिरता है, युनचे ने उस आदमी पर अटैक किया जो लड़की को पकड़े हुए था। उसे जोरदार धक्का मारकर दूर फेंक दिया और एक ही पल में उस लड़की को अपनी बाहों में उठा लिया। आह की आवाज के साथ लड़की चीखती है, लेकिन तुरंत युनचे को जोर से पकड़ लेती है। युनचे अपने आप को संभालता है, पीठ तीनों आदमियों की तरफ करके लड़की को नीचे सॉफ्टली उतारता है। वो मुस्कुरा के कहता है, छोटी बहन डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। जब तक मैं यहां हूं कोई बुरा आदमी तुम्हें छू भी नहीं सकता। लड़की अभी भी शॉक में थी, पर युनचे की आंखों में वो वार्मथ और मुस्कान देखकर उसके दिल का डर जैसे हवा बन के उड़ गया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने जोर से हां में सिर हिलाया और युनचे के कपड़ों को पकड़ के उसके पीछे छुप गई। काले कपड़े वाला आदमी गुस्से से बोलता है, ये किस अहरे गहरे छोकरे ने हमें चैलेंज कर दिया। लगता है अपनी जिंदगी से बोर हो गया है। जब उन्होंने युनचे का अचानक अटैक झेला तो उन्हें लगा कोई पावरफुल कल्टीवेटर आ गया, लेकिन जब उन्होंने उसका स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म कल्टीवेशन लेवल देखा, उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। युनचे ने लड़की का हाथ पकड़ के उसे अपने पीछे छुपाया। वो ठंडे अंदाज में बोलता है, बच्चों के सामने खून नहीं देखना चाहता। तुम लोगों के पास सिर्फ 5 सेकंड हैं, भाग जाओ अभी के अभी। तीनों काले कपड़े वाले लोग हैरान हो गए, फिर जैसे कोई मजाक सुन लिया हो वो तेज तेज हंसने लगे। एक बोलता है, हा हा हा, इसने हमें भागने के लिए बोल दिया, वाह भाई वाह। दूसरा बोलता है, छोटी उम्र में स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंचा है तो ज्यादा उड़ रहा है। तीसरा बोलता है, टैलेंट तो अच्छा है पर दिमाग जीरो, मौत सर पे खड़ी है और ये हमें भागने को कह रहा है, हा हा हा। वो युनचे को एक बेवकूफ की तरह देख रहे थे और युनचे उन्हें और भी ज्यादा बेइज्जती भरी नजर से देख रहा था। एक आदमी आगे बढ़ता है, घूंसा मारता है। वो कहता है, आजा तुझे तमीज सिखाता हूं। युनचे बिजली की स्पीड से उसके घूंसे का जवाब देता है। बैंग की आवाज के साथ इतना जोर का ठोकर होता है कि तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्रैक की आवाज के साथ उस आदमी का पैर मुड़ जाता है। वो हवा में उड़ जाता है जैसे कोई कचरे की थैली तूफान में उड़ गई हो। उसकी चीख दूर तक सुनाई देती है। युनचे की स्ट्रेंथ एक पावरफुल सन की बीस्ट के बराबर थी। अगर उसके पीछे वो छोटी लड़की ना होती तो उस आदमी का पैर छिन्न भिन्न हो जाता। लड़की की आंखें हैरानी में गोल हो जाती हैं। वो बोलती है, वाह। अब बाकी के 2 काले कपड़े वाले लोग भी हंसना भूल गए। उनका रंग पेल पड़ गया। उन्हें समझ आ गया था कि युनचे सिर्फ एक नॉर्मल लड़का नहीं था। उसका एक पंच ही काफी था सब कुछ कहने के लिए। उनकी नजर युनचे पर अब डर भरी थी। वो धीरे धीरे पीछे हटे और फिर कुछ बोले बिना भाग गए। युनचे ने भी उन्हें रोका नहीं। वो लड़की की तरफ मुड़ता है। सुलिंगर नाम सुनते ही उसके दिल में कुछ टूट गया था। अब उसकी आंखें उस छोटी लड़की के चेहरे पर टिक गई थीं। उसका चेहरा सुलिंगर जैसा था, बिल्कुल उसका छोटा वर्जन, बस आंखें अलग थीं। सुलिंगर की आंखें हमेशा उदास थीं, पर इस छोटी लड़की की आंखें चमकती हुई, रोशन जैसे आसमान के तारे। युनचे धीरे से बोलता है, लिंगर। वो लड़की के गाल को हाथों से छूता है। उसके हाथ कांप रहे थे। लड़की थोड़ा सरप्राइज होती है पर घबराती नहीं। वो मुस्कुरा के बोलती है, बिग ब्रदर, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तुम तो बिल्कुल मेरे पापा जैसे हो। तुमने तो उस बैड गाय को हवा में उड़ा दिया। युनचे मुस्कुराता है और बोलता है, थैंक्स की जरूरत नहीं। बुरे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारा नाम सुलिंगर है ना? वो छोटी लड़की हां में सिर हिलाती है। युनचे पूछता है, तुम कितने साल की हो? वो अपने 10 उंगलियां दिखाते हुए बोलती है, 10 साल की हूं। वो छोटी लड़की पूछती है, और तुम्हारा नाम क्या है? युनचे कहता है,
मेरा नाम युनचे है, छोटी लड़की कहती है। यूं, छे स्ट्रेंज नाम है, मुझे जाने क्यों, थोड़ा जाना पहचाना लगता है। युनचे हंस के कहता है, मुझे भी लगता है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा, सब कुछ उसी लड़की जैसा है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। शायद इस कनेक्शन को ही किस्मत कहते हैं। लड़की मुस्कुरा के सिर हिलाकर बोलती है, ठीक है, अगर बिग ब्रदर आप मुझे पसंद करते हो तो मैं जरूर आपकी अच्छी दोस्त बनना चाहती हूं। युनचे कहता है, लिंगर, पहले मैं तुझे एक बिग सिस्टर से मिलवाने ले जाता हूं, फिर घर भेज दूंगा, ठीक है। उसकी नजर एक पल के लिए भी सिया किंग्यू से नहीं हटी थी। वो छोटी लिंगर का हाथ पकड़ के उसके साथ सिया किंग्यू के पास जाता है। जैसे ही सुलिंगर ने सिया किंग्यू को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई और वो हल्की सी चीख के साथ एक्साइटमेंट में बोलती है, वाह, कितनी खूबसूरत बिग सिस्टर है। मैं जितनी भी बिग सिस्टर से मिली हूं उन सबसे ज्यादा खूबसूरत। पर वो यहां लेटी क्यों है? क्या वो चोट खा चुकी है? युनचे सिर हिलाता है, और फिर वो सिया किंग्यू के पास जाकर अपना हाथ उसके सीने पर रखते हुए कहता है, पर वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सिया किंग्यू का टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, पर उसकी सांसें अभी भी बहुत कमजोर थीं और उसके जागने के कोई निशान नहीं दिख रहे थे। युनचे, जो एक स्किल्ड डॉक्टर भी था, उसे पता था कि उसकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल थी। उसने अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी युनचे के शरीर में ट्रांसफर कर दी थी, जिस वजह से उसका खुद का शरीर पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी से खाली हो गया था। इसकी वजह से ठंडी सर्द हवा उसके शरीर के हर कोने में घुस चुकी थी। उसका खून, उसका दिल, उसके मेरिडियंस, सब कुछ अफेक्ट हुआ था। सिर्फ उसकी लाइफ फोर्स ही नहीं, बल्कि उसके मेरिडियंस भी सिवियरली डैमेज्ड थे। यह तक हो सकता था कि उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाए। जैस्मिन ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। अगर वो फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स कल्टीवेट नहीं करती होती, जो उसके शरीर को कोल्ड से अडेप्ट करने में मदद करता था, तो युनचे के जागने से पहले ही सिया किंग्यू मर चुकी होती। उसकी करंट स्टेट में युनचे सिर्फ एक जेंटल मेथड से उसके शरीर के अंदर की ठंडी हवा को निकाल सकता था। किसी भी और एग्रेसिव मेथड का इस्तेमाल करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। छोटी लिंगर साइड में बैठी थी, उसके दोनों हाथ उसके गालों पर थे और वो युनचे को बार बार घूर रही थी, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। काफी देर बाद युनचे ने अपना हाथ सिया किंग्यू के सीने से हटाया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछा। तब उसे यह रियलाइज हुआ कि छोटी लिंगर जो शांत थी पूरे वक्त उसे घूरती ही जा रही थी। उसका क्यूट और फोकस्ड लुक देख के युनचे हंस दिया। वो पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? लिंगर बिना हिचकिचाहट के बोलती है, क्योंकि बिग ब्रदर युनचे बहुत हैंडसम है। अपना ठरकी युनचे थोड़ा प्राउड फील करता है और हंस के बोलता है, हैंडसम तो मैं हूं ही, पर हर हैंडसम आदमी अच्छा नहीं होता। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं भी कोई बुरा आदमी हो सकता हूं? लिंगर जोर से अपना सिर नमे हिलाते हुए बोलती है, नहीं बिग ब्रदर युनचे, आप बिल्कुल भी बुरे नहीं हो सकते। युनचे पूछता है, क्यों? लिंगर तुरंत बोलती है, क्योंकि बिग ब्रदर युनचे ने मुझे बचाया है और आपको देखकर लगता ही नहीं है कि आप बुरे हो। पापा ने मुझे सिखाया था कि अनजानों से दूर रहना चाहिए और मैं तो हमेशा लोगों को देखते ही छुप जाती हूं, पर बिग ब्रदर युनचे के साथ मुझे कोई डर नहीं लगता। आपको देख के लगता है जैसे मैं आपको पहले से जानती हूं, जैसे आप मेरे असली भाई हो, और जब मैं आपको देखती हूं तो मेरा मन भी तुरंत खुश हो जाता है। ऐसा कहते हुए वो मुस्कुराती है और उसके दांत में दो छोटी मोती जैसी खरगोश जैसे प्यारे दांत चमकते हैं। युनचे भी मुस्कुराता है। उसके दिल में भी सेम फीलिंग थी। लिंगर को देखते ही उसका दिल हल्का हो जाता था, जैसे उसकी असली लिंगर वापस उसके पास आ गई हो। सिया किंग्यू के दर्द भरे हालत का दुख भी थोड़ा हल्का लगने लगा था। अब भी के लिए सिया किंग्यू की जिंदगी तो सेफ थी। अब उसका काम था उसकी लाइफ फोर्स को धीरे धीरे रिकवर करना और इंतजार करना कि वो कब जागेगी। उसके जागने के बाद भी उसका पूरा रिकवरी प्रोसेस लंबा चलेगा और प्रोफाउंड एनर्जी पूरी तरह रिकवर होने में तो आधा साल तक लग सकता था। अगर युनचे उसके पास नहीं होता तो हो सकता था वो लाइफ टाइम पैरालिसिस का शिकार बन जाती। लिंगर थोड़ा चिंता करते हुए कहती है, बिग सिस्टर अभी भी नहीं जागी? वो कब तक सोती रहेगी? वो साइलेंटली सोचती है, काश मैं भी बड़ी होकर इतनी ही खूबसूरत बन जाऊं जैसे वो है। युनचे रिलैक्स्ड टोन में बोलता है, चिंता मत करो, वो अब ठीक है, बस उसे आराम की जरूरत है। सिया किंग्यू का स्टेट स्टेबल था और अब युनचे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। अब उसे समझना था कि यह जगह आखिर है क्या, जहां इविल गॉड ने उसे और सिया किंग्यू को भेजा है।
उसकी नजर छोटी लड़की पर गई जिसने उसके दिल के सबसे गहरे कोने को छू दिया था। उसका नाम सुलिंगर था और उसका चेहरा भी काफी सिमिलर था। युनचे पूछता है, लिंगर, तुम्हारा घर कहाँ है? क्या यहां से दूर है? वो लोग तुम्हें पकड़ क्यों रहे थे? लिंगर अपना हाथ गाल से हटाती है और नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हुए बताती है, मेरा घर उधर है, बहुत दूर नहीं है। पापा मुझे घुमाने ले जा रहे थे, पर रास्ते में काफी सारे काले कपड़ों वाले लोग आ गए। पापा उनसे लड़ने लगे और मुझे बोला कि मैं भाग जाऊं। फिर मैं भागती गई और जब थोड़ा दूर चली गई तो वो 3 बुरे लोग आ गए और मुझे पकड़ने लगे। अगर बिग ब्रदर मुझे नहीं बचाते तो मुझे तो पकड़ लिया जाता। मुझे नहीं पता पापा का क्या हुआ, पर पापा बहुत स्ट्रांग हैं, वो उन सबको जरूर हरा देंगे। वो जब पापा के बारे में बात करती है उसकी आंखों में सिर्फ प्यार होता है, कोई टेंशन नहीं। साफ था कि वो अपने पापा पर पूरा भरोसा करती थी। उसकी दौड़ और गिरने की वजह से उसके जूते मिट्टी से भरे हुए थे। उसका स्कर्ट भी काफी गंदा हो गया था और उसके पैर पर एक बड़ी सी सा चोट भी थी। युनचे अब तक सिर्फ सिया किंगयू की चिंता कर रहा था। अब उसने फाइनली नोटिस किया। उसका दिल तुरंत दुख से भर गया। वो लिंगर के पास जाता है, उसका छोटा सा पैर उठाता है और जेंटली पूछता है, लिंगर, क्या तुम गिर गई थी? क्या दर्द हो रहा है? लिंगर बोलती है, थोड़ा, पर अब ज्यादा नहीं हो रहा। लेकिन जब युनचे ने उसका पैर उठाया उसके चेहरे पर साफ साफ दर्द दिख रहा था। फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे वो युनचे को तसल्ली देना चाहती हो। युनचे बोलता है, आओ मैं देख लेता हूं, मैं एक बहुत ही कमाल का जीनियस डॉक्टर हूं, कैसी भी चोट हो मैं ठीक कर देता हूं। वो लिंगर के पास बैठ जाता है और धीरे से उसके जूते उतारता है ताकि उसका पैर का घुटना चेक कर सके। उसके जूते पकड़ते हुए युनचे पूछता है, लिंगर, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं कहां हूं? मैं एक बहुत दूर जगह से आया हूं, तो मुझे तो यह जगह के बारे में कुछ नहीं पता। लिंगर सरप्राइज्ड होकर कहती है, बहुत दूर जगह से? इसलिए बिग ब्रदर युनचे इतने यंग होते हुए भी इतने पावरफुल हो। आप और ये ब्यूटीफुल बिग सिस्टर उन लेजेंडरी जगहों से आए हो ना? पापा ने बोला था वहां के लोग बहुत पावरफुल होते हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई आपका सवाल का जवाब देना। वो दूर की तरफ हाथ से पॉइंट करते हुए बताती है, मेरा घर ग्रैंड वेक क्लैन है और वो उस सबसे ऊंची पहाड़ी के नीचे है। उस पहाड़ी का नाम ग्रैंड वेक माउंटेन है। बिग ब्रदर युनचे, क्या आपने कभी सुना है ग्रैंड वेक माउंटेन का नाम? पापा कहते हैं हमारी माउंटेन एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में काफी फेमस है। युनचे कहता है, सुना है। मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि ग्रैंड वेक माउंटेन एक डिवाइन माउंटेन है और वो 13 डिवाइन माउंटेन्स में से एक है। एक टाइम था जब मैं उसे देखने के लिए तरस गया था, पर मुझे नहीं लगा था कि ये जगह एक्चुअली। उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। वो एकदम से जम सा जाता है। उसका शरीर कांप उठता है। उसकी आंखों की पुतलियां भी सिमट जाती हैं और वो थोड़ा हिचकिचाकर बोलता है, ग्रैंड वेक माउंटेन, एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट? तुम कह रही हो ये जगह एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट है? लिंगर कंफ्यूज्ड होकर बोलती है, हां, ये तो ऑब्वियसली एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट ही है। युनचे एक जगह हैरान खड़ा रह गया। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था। काफी देर तक वो बस वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपना आप कंट्रोल किया। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट, ये वो जगह थी जहां वो अपनी पास्ट लाइफ में जीता था, जहां उसकी जिंदगी खत्म हुई थी। वो जगह जिसे उसने सोचा था कि कभी वापस नहीं देखेगा, जिसका कनेक्शन उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए कट गया था। ब्लू विंड एम्पायर में रहकर उसने काफी बार एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के बारे में पूछने की कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी उस नाम के कॉन्टिनेंट के बारे में पता नहीं था। रिकॉर्ड्स में भी कहीं इसका जिक्र नहीं था। तब उसने यह माना था कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट दो अलग वर्ल्ड्स यानी दुनिया हैं, जिनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। और अब उसे रियलाइज हुआ कि जहां इविल गॉड ने उसे भेजा वो जगह एक्चुअली वही थी, एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट। फिनिक्स स्पिरिट ने एक बार कहा था कि उसकी 3 लाइफ टाइम्स होंगी, और हां, उसकी 3 लाइफ टाइम्स सच में थीं। पहली लाइफ में वो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के ब्लू विंड एम्पायर के श्याओ क्लैन में पैदा हुआ। जब वो सिर्फ 16 साल का था, उसकी शादी सिया किंगयू से होने वाली थी, लेकिन उसे जहर देकर मार दिया गया। उसकी पहली लाइफ वहीं खत्म हो गई थी। दूसरी लाइफ में वो एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ, जहां उसे एक मेडिकल सेंट ने उठाया। अपनी आधी जिंदगी उसने मेडिसिन सीखने, बीमार लोगों का इलाज करने में बिताई, और फिर बाकी आधी जिंदगी नफरत में, खून में डूबी हुई बिताई।
उन सब से बदला लेने में जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। जब वो 27 साल का था, उसे क्लाउड्स एंड क्लिफ माउंटेन से गिरा दिया गया और उसकी दूसरी लाइफ भी वहीं खत्म हो गई। तीसरी लाइफ में उसने दोनों पास्ट जिंदगी की मेमोरीज के साथ अपनी पहली लाइफ के डेड बॉडी में आंख खोली। उसकी पूरी कहानी इतनी अनइमेजिनेबल थी कि अगर कोई सुनता तो शक करता, मगर उसके लिए यह सच था। वो कभी कभी सोचता था, क्या एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सपना थी? वरना वो कैसे अपने खुद के डेड बॉडी में वापस जिंदा हो सकता था 27 साल बाद? लेकिन अगर वो सपना होता तो अब लिंगर, ग्रैंड वेक माउंटेन और एज्योर क्लाउड का नाम फिर से उसके सामने कैसे आता? ये सब चीजें उसे जोर से कह रही थीं कि यह सब सपना नहीं था, एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट सच था। सुलिंगर पूछती है, बिग ब्रदर युनचे, आप ठीक हो? आपका एक्सप्रेशन बहुत अजीब लग रहा है। ओह की आवाज के साथ सुलिंगर दर्द से चीखती है। लगता था युनचे ध्यान में इतना खो गया था कि उसने गलती से उसकी चोट पर दबाव डाल दिया। युनचे तुरंत होश में आया और उसका पैर संभालते हुए धीरे से उसके मोजे उतारने लगा और बोला, सॉरी, मैं थोड़ा सोच में चला गया था। क्या मैंने तुझे दर्द दिया? वैसे लिंगर, क्या तू मुझे बता सकती है कि हम कौन से कंट्री में हैं? ग्रैंड वेक माउंटेन एक जगह थी जो सब वेक कंट्री में पड़ती थी, एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के सबसे ईस्टर्न रीजन में। युनचे को यह पता था, पर वो चाहता था कि लिंगर से सुन के कंफर्म करे। लिंगर साफ आवाज में बोलती है, यह सब वेक कंट्री है। युनचे ने फिर पूछा, और अब कौन सा प्रोफाउंड साल चल रहा है? लिंगर बिना सोचे जवाब देती है, एज्योर क्लाउड का 1999 प्रोफाउंड साल। युनचे का हाथ तुरंत रुक गया। वो सोचता है, 1999 प्रोफाउंड ईयर? जब उसने क्लाउड्स एंड क्लिफ से जंप किया था वो 2014 प्रोफाउंड साल था, और अब अगर वो सेम टाइमलाइन में होता तो अब 2015 होना चाहिए था। अगर सच में टाइम 27 साल पीछे चला गया होता तो अब 1987 प्रोफाउंड साल चलना चाहिए था। तो फिर ये 1999 प्रोफाउंड ईयर कैसे हो सकता है? उस टाइम 1999 में वो अभी भी एज्योर क्लाउड में था। तब वो सिर्फ 12 साल का था और सुलिंगर उससे 2 साल छोटी, सिर्फ 10 साल की थी। उन दोनों की मुलाकात तब तक हुई भी नहीं थी। वो अपने मास्टर के साथ अलग अलग जगह जाकर मेडिसिन टेक्निक्स सीख रहा था। इसी टाइम पर उसने स्काई पॉइजन पर्ल के बारे में भी पहली बार जाना था। तो क्या यह जगह जहां इविल गॉड ने भेजा एक सपने की दुनिया थी जो उसके लिए बनाई गई थी? इविल गॉड की सोल के एक हिस्से ने उसकी यादें पढ़ी थीं और शायद उसने सोचा कि यह जगह उसके लिए सबसे ज्यादा मनचाहा होगा। युनचे का दिमाग फिर से कंफ्यूजन में चला गया। उसके हाथ धीरे हो गए। उसने लिंगर के पैर से गंदा सा मोजा फाइनली उतार दिया। उसके पैर पर एक हल्का सा भूरे रंग का निशान था और तब युनचे का पूरा शरीर झटके से हिल गया, जैसे किसी ने उसके ऊपर बिजली गिरा दी हो। वो कहता है, ये निशान, वही जगह, वही शेप, वही कलर, बिल्कुल वही निशान जो उसकी लिंगर के पैर पर था। उसका दिमाग फ्लैशबैक में चला गया जब उसने पहली बार यह निशान देखा था। लिंगर ने कहा था, यह एक छोटी सी स्नो मिंक यानी सांप जैसा बीस्ट ने काटा था जब मैं 7 साल की थी, पर उसकी गलती नहीं थी। मैंने गलती से उसकी पूंछ पर पैर रख दिया था। उसका नाम लिंग लिंग है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। उसके बाद युनचे ने एक स्पेशल मेडिसिन बनाई थी और वो निशान पूरी तरह से हटा दिया था। उसके पैर को एकदम फ्लॉलेस बना दिया था। अब जैसे ही युनचे उस निशान को घूरता है, छोटी लिंगर मुस्कुराते हुए वही लाइन रिपीट करती है जैसे युनचे की लिंगर ने कहा था। छोटी लिंगर बताती है, ये एक छोटी सी स्नो मिंक ने काटा था जब मैं 7 साल की थी, पर उसकी गलती नहीं थी। मैंने गलती से उसकी पूंछ पर पैर रख दिया था। उसका नाम लिंग लिंग है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। यह सुनते ही ऐसा लगता है जैसे युनचे सदमे में चला गया हो। युनचे धीरे से अपनी नजर उठाता है, उस लड़की के चेहरे को देखता है जो खिलखिलाते स्माइल के साथ उसे देख रही थी और उसकी दुनिया घूमने लगती है। जैस्मिन अचानक पूछती है, क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग इतना वायलेंटली क्यों ऊपर नीचे हो रहा है? उसने साफ साफ महसूस किया कि युनचे के दिमाग में एक ऐसा तूफान चल रहा है जो पहले कभी नहीं था। इतना इंटेंस कि वो युनचे के दिल के बुडंप बुडंप बीट्स भी साफ साफ सुन पा रही थी। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट, 1999 प्रोफाउंड साल, 10 साल की सुलिंगर, वो निशान, वही नाम, मिलती हुई स्किन टोन और बोलने का एग्जैक्ट हुआ तरीका।
यह सब युनचे के दिमाग में जैसे बवंडर की तरह घूम रहा था। उसकी सोल वायलेंटली कांप रही थी। हर गवाह एक ही पॉसिबिलिटी की तरफ चीख चीख कर यह बता रहा था कि सामने की छोटी लिंगर उसकी रियल सुलिंगर है। बिना सोच समझ के, बिना यह देखे कि लड़की डर जाएगी या नहीं, युनचे अचानक आगे बढ़ा और छोटी लिंगर की ड्रेस और हटा दी। उसकी डेलिकेट राइट घुटने के ऊपर उसने देखा 2 छोटी लाल बर्थ मार्क्स, एकदम पास पास में। युनचे चिल्लाता है, लिंगर, तुम लिंगर हो, तुम ही लिंगर हो, तुम ही हो, तुम ही हो लिंगर। जैसे ही उसने वो 2 बर्थ मार्क्स देखे, युनचे के अंदर के इमोशंस का आखिरी बैरियर भी टूट गया। उसका खून उबल गया, आंखों के सामने गोल्डन स्टार्स दिखने लगे और वो ऑलमोस्ट वही बेहोश हो वाला था। उसके दिल और सोल के सबसे गहरे कोने से पुरानी यादें उभरने लगीं। दर्द, गम, गिल्ट, तन्हाई, हर इमोशन एक साथ। आंखों में आंसुओं का तूफान आ गया और बिना कुछ सोचे वो लड़की को जोर से गले लगा लेता है, जैसे वो पूरी दुनिया को अपने से चिपका रहा हो। आह की आवाज के साथ छोटी लिंगर, जो युनचे के अंदर के इमोशन से बिल्कुल अनजान थी, उसके इस सडन रिएक्शन से डर गई। लेकिन युनचे का वो कसकर गले लगाना उसे बिल्कुल अजीब नहीं लगा। काफी देर बाद वो धीरे से बोलती है, बिग ब्रदर युनचे, दर्द हो रहा है, आप बहुत कसकर पकड़ रहे हो। इस वक्त उस लड़की का हर लफ्ज युनचे के लिए किसी सपने के म्यूजिक जैसे लग रहा था। वो उसके एग्जिस्टेंस के हर टुकड़े से जुड़ चुकी थी। उसकी आवाज सुनकर युनचे ने एकदम से अपने हाथ ढीले किए, जैसे डर गया हो कि उसने उसे डरा दिया। फिर भी उसके हाथ अब भी उसके पतले कंधों पर थे, जैसे वो डर रहा हो कि अगर छोड़ दिया तो वो गायब हो जाएगी। युनचे सोचता है, वो लिंगर है, मेरी लिंगर। फिर क्या यह सब कुछ ईविल गॉड की बनाई गई सपने की दुनिया का हिस्सा है? चाहे सपना हो, अगर मैं उसे दोबारा देख सकता हूं तो मैं हमेशा के लिए सोया रहना चाहता हूं। सुलिंगर पूछती है, बिग ब्रदर युनचे, आप अचानक रो क्यों दिए? उसका दिल कंफ्यूजन से भरा था, लेकिन जब उसने युनचे के चेहरे पे आंसुओं के निशान देखे तो उसकी आंखों में प्यार आ गया। वो अपना हाथ बढ़ाती है, उसकी आंखों में देखती है और उसके आंसू जेंटली पोंछ देती है। उसे क्या पता कि हर एक आंसू युनचे के लिए कितना कीमती था और यह सिर्फ उसके लिए बह रहे थे। युनचे बोलता है, मैं ठीक हूं, बस आंख में रेत चली गई थी। उसने ऑकवर्डली अपना सिर हिलाया, एक बेकार सा बहना बनाया और कोशिश की कि अपने आंसुओं को कंट्रोल करे। इस दुनिया में सिर्फ सुलिंगर ही थी जो उसके स्टेट ऑफ माइंड को ऐसे हिला सकती थी। चाहे अभी जो कुछ भी था वो एक इल्यूजन ही क्यों ना हो। उसकी असली लिंगर तो उसकी बाहों में मर चुकी थी और उसने खुद उसे बैम्बू फॉरेस्ट में दफनाया था। सुलिंगर बोलती है, क्या बहुत दर्द हो रहा है? मैं आपकी आंख में फूंक मारूं? एक बार जब मैं छोटी थी, मेरी आंख में भी रेत चली गई थी, लेकिन मम्मा ने फूंक मारी थी और सब ठीक हो गया था। जब वो बोल रही थी, उसके गुलाबी और सॉफ्ट होंठ थोड़े से हिले। उस सामने वाली सुलिंगर में एक मासूमियत थी, एक केयरफ्री एनर्जी। उसकी आंखों में एकदम साफ और ब्राइट शाइन थी। हाँ, वो अभी भी अपने घर वालों के प्यार में पली बढ़ी थी। उसने अभी तक न कोई लॉस देखा, न दिल का टूटना, न धोखा, ना ही उसने दर्द जाना है। लेकिन युनचे के यादों वाली लिंगर, उसकी आंखों में सिर्फ उदासी थी जो युनचे के दिल में एक कांटा बन के चुभ जाती थी। युनचे कहता है, सब ठीक हो गया, रेत निकल गई, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसने उसकी तरफ कॉन्फिडेंटली आंखें झपकाई और एक वार्म स्माइल दिया। अब सबसे जरूरी है तुम्हारे पैर की चोट, सब ठीक हो जाएगा एकदम से और दर्द भी नहीं होगा। युनचे फिर से उसकी चोट पे हाथ रखता है। एक वार्म प्रोफाउंड एनर्जी के साथ स्काई पॉइजन पर्ल का हीलिंग फोर्स उसके चोट में जेंटली घुस गया। फिर उसने एक छोटी सी बॉटल निकाली और ध्यान से उसके घुटने और घुटने के आसपास बॉटल का लेप लगाया। फिर दूसरे पैर की तरफ बढ़ गया जहां 2 स्नो मिंक के काटे हुए निशान थे। पूरे प्रोसेस में युनचे के हाथ इतने हल्के थे जैसे वो किसी क्रिस्टल डॉल को छू रहा हो। उसके मेडिकल नॉलेज के हिसाब से तो ये इंजरी कुछ भी नहीं थी, लेकिन लिंगर को 1 सेकंड का भी दर्द ना हो, इसके लिए उसने अपना हर मूवमेंट फुल कंसंट्रेशन के साथ किया। हर एक जेस्चर में उसका दिल था। प्रोसेस के आखिरी तक वो इतना एग्जॉस्टेड हो चुका था जैसे कोई पेशेंट मरने के करीब हो, लेकिन वो खुशी से थक गया था। सिर्फ 10 मिनट में सुलिंगर के घुटने की चोट गायब हो चुके थे। उसके पैर के निशान भी काफी हल्की पड़ चुकी थी। 3 दिन के अंदर वो भी पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। सुलिंगर ने अपना पैर हल्का से हिलाया और सरप्राइज से चीखी, वाह,
अब तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, एक भी नहीं। बिग ब्रदर युनचे, आप तो सीरियसली बहुत ज्यादा ऑसम हो। उस लड़की की आंखों में युनचे के लिए एडमिरेशन तारे बन के चमक रही थी। उसका रिस्पेक्ट युनचे के लिए एकदम से नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया था। युनचे ने अपने प्रोफाउंड एनर्जी से सुलिंगर के जूते और मोजे पे लगी मिट्टी हटाई, फिर उन्हें ध्यान से वापस उसके पैरों में पहना दिया। सुलिंगर ने न रेजिस्ट किया, न मना किया, न शर्माई। उसके दिल में एक अजीब सा वार्म सुकून था, एक अनकही सी फीलिंग जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाई। तभी दूर से चिंता से भरी आवाज आई, लिंगर, लिंगर, कहाँ हो तुम? लिंगर। युनचे ने वो आवाज सुलिंगर से पहले सुन ली। उसकी भौहें ट्विच हुई। उसने नजर घुमाई और देखा एक मिडिल एज्ड आदमी तेजी से भागता हुआ आ रहा है। वो पैनिक में था। उसके बाल बिखरे थे, कपड़े पुराने और घिसे हुए लग रहे थे, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक शांत और नोबल एनर्जी थी। युनचे सोचता है, ये सुलिंगर के पापा हैं? वो आदमी लाइटनिंग स्पीड से पास आ गया। जैसे ही उसकी आवाज सुलिंगर ने सुनी, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। वो बोलती है, पापा, ये पापा की आवाज है। वो अचानक उठती है और उस डायरेक्शन में भाग जाती है, लेकिन कुछ कदमों के बाद वो मुड़ती है और युनचे की तरफ देखती है और वापस रुक जाती है। फिर वहीं से हाथ हिलाकर चिल्लाती है, पापा, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। लिंगर! वो आदमी खुशी से चिल्लाता है, फुल स्पीड में भागता है। वो सुलिंगर के कंधे पकड़ के चिंता से भरी आवाज में बोलता है, थैंक गॉड। लिंगर, तुम इतनी दूर क्यों चली गई? कहीं चोट तो नहीं लगी? कोई तुम्हें ले जाने की कोशिश तो नहीं की? सुलिंगर कहती है, पापा चिल करो। हां, कुछ बुरे लोग आए थे, लेकिन बिग ब्रदर युनचे ने मुझे बचा लिया। वो तो सुपर अमेजिंग हैं। उन्होंने सबको भगा दिया और जहां मैं गिर के चोट खाई थी वहां का दर्द भी खत्म कर दिया। वो आदमी जो मिडिल एज था, उसका पूरा ध्यान सिर्फ सुलिंगर की सेफ्टी पर था। जब उसने उसे देखा तो उसकी पूरी अटेंशन सिर्फ उसी पर टिक गई। तभी उसने नोटिस किया कि वहां युनचे भी खड़ा है। वो एक कदम आगे बढ़ता है और गहरी शुक्रिया के साथ बोलता है, ये लिटिल ब्रदर, मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद। यीशु हमेशा आभारी रहेगा। युनचे की जो एरोगेंस थी, उसके हिसाब से तो चाहे सामने मिडिल एज्ड आदमी हो या कोई हाईली रिस्पेक्टेड बूढ़े लोग, वो यूजुअली सीधा मुंह लेकर ही बात करता। लेकिन सामने सुलिंगर के पापा खड़े थे और यह बात बिल्कुल अलग थी। वो तुरंत रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, सीनियर सू, आप कुछ ज्यादा ही विनम्र हो। लिंगर इतनी प्यारी और क्यूट है कि कोई भी उसे देखे तो मदद किए बिना नहीं रह सकता। मैंने तो बस एक छोटी सी मदद की। उस मिडिल एज्ड आदमी के चेहरे से युनचे को सुलिंगर के लिए उसका गहरा कंसर्न और प्यार क्लियरली दिख रहा था। कम से कम सुलिंगर के लिए उसके दिल में जो पिता का जो प्यार था, वो बिल्कुल शुद्ध था। युनचे की सिंप्लिसिटी देखकर उस आदमी पर बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ा। वो मुस्कुराता है और कहता है, लिटिल ब्रदर जैसे किसी से तारीफ मिलना मेरी बेटी के लिए तो खुशी की बात होगी। इसी वक्त उसकी नजर पड़ी सिया किंग्यू पर, जो चुपचाप वहां पड़ी थी। बिना कुछ बोले भी उसकी वो गॉडेस जैसे खूबसूरती किसी को भी दीवाना कर सकती थी। मिडिल एज्ड आदमी थोड़ा ब्लैंक सा हो गया, फिर तुरंत संभल कर पूछता है, लिटिल ब्रदर, क्या ये आपकी दोस्त है? उसके चेहरे से तो लगता है जैसे किसी भयानक बीमारी ने उसे छुआ हो। युनचे हां में सिर हिलाता है। ये मेरी वाइफ है। उसका शरीर एक्सट्रीम ठंड से इफेक्ट हुआ है और उसकी लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। शायद वो काफी देर तक होश में नहीं आएगी। वो आदमी कहता है, ओह, ऐसा है। फिर वो मन ही मन में सोचता है, ये लड़का तो एकदम दूसरी दुनिया से आया हुआ लगता है और ये लड़की तो किसी गॉडेस से कम नहीं। दोनों कितने सुंदर जोड़ी लगते हैं। इनका बैकग्राउंड तो डेफिनेटली एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। स्पेशली ये लड़की, इतनी डिवाइन ब्यूटी किसी नॉर्मल फैमिली में तो पॉसिबल ही नहीं। और ये लड़का बस 17-18 साल का लगता है, लेकिन उसकी प्रोफाउंड एनर्जी यानी कल्टीवेशन तो स्पिरिट प्रोफाउंड रियल्म तक पहुंच चुकी है। ये जरूर किसी टॉप लेवल सेक्ट का डिसाइपल या हेयर होगा। यही सब सोचते हुए वो आदमी बोलता है, लिटिल ब्रदर, आप लोग शायद किसी बाहर के जगह से आए हो, राइट? क्या फिलहाल आपके पास रहने का कोई जगह है? अगर आपको मंजूर हो तो कुछ दिन हमारे ग्रैंड वेक क्लैन में रुक जाइए। इस सू को भी आपका शुक्रिया अदा करने का मौका मिल जाएगा। युनचे एक नजर बेहोश सिया किंग्यू को देखता है, फिर एक और नजर सुलिंगर पर डालता है और बोलता है, इस जूनियर को वैसे भी अपनी वाइफ के इलाज के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। अगर आप इतना कह रहे हो तो मैं आपकी मेहमान नवाजी को स्वीकार करता हूं। लिंगर का पाप प्यार से हंसते हुए बोलता है,
हा 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 हा, इतने विनम्र क्यों हो लिटिल ब्रदर? आपने मेरी बेटी की जान बचाई, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वैसे मेरा सरनेम सू है और नाम है हाय हेंगशान। आइए लिटिल ब्रदर यून। सुलिंगर एक्साइटमेंट में बोलती है, बिग ब्रदर यून छे हमारे साथ घर चलेंगे? वाह वाह वाह। वो एक्साइटमेंट से लिटरली उछल जाती है। उसका वो एक्स्ट्रा खुश चेहरा देखकर सू हेंगशान थोड़ा कंफ्यूज्ड सा हो जाता है। फिर प्यार से मुस्कुराकर कहता है, लिटिल ब्रदर यून सिर्फ हमारा रक्षक नहीं है, अब वो हमारा मेहमान भी है। तुझे मैनर सीखने होंगे, ऐसे चीखना चिल्लाना किसी अच्छी लड़की का बिहेवियर नहीं होता, ठीक है? ही पापा तो बस हमेशा डांटते रहते हो। बिग ब्रदर यूनचे सबसे बेस्ट हैं, वो मुझे कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे। ये कहकर सुलिंगर भागकर यूनचे का हाथ पकड़ लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, बिग ब्रदर यूनचे, आपने प्रॉमिस किया है हमारे साथ घर चलने का, बीच में भाग मत जाना, ठीक है? यूनचे भी कहता है, ठीक है। वो अपना हाथ बढ़ाकर सुलिंगर की छोटी सी नाक पर हल्का सा टच करता है, थोड़ी मुस्कान के साथ। उसके दिल में सच में यह जानने का जज्बा जगता है कि आखिर कैसी फैमिली में सुलिंगर पैदा हुई थी। सू हेंगशन थोड़ा हैरान होता है। टाइम के हिसाब से लिंगर और लिटिल ब्रदर यून का ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का मिलना का समय हुआ होगा, और इतने कम समय में ये दोनों इतने पास कैसे हो गए? ऊपर से लिंगर तो यूजुअली किसी अनजान इंसान से मिलना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब तो उसका बिहेवियर देखकर लगता है जैसे वो लिटिल ब्रदर यून पे कुछ ज्यादा ही फिदा हो गई हो। कितनी अजीब बात है। यूनचे ने सिया किंग्यू को उठाया और सू हेंगशन के पीछे पीछे चलते हुए उस ग्रैंड वे क्लैन की तरफ बढ़ने लगा जहां सुलिंगर अपना बचपन बिताई थी। अरे रुको, कहां जा रहे हो? अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोवेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए। First.